नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए इस सेशन में समझते हैं H1B वीज़ा क्या होता है और एक तरह से अभी जो शुल्क यूएसए के द्वारा लगाया गया है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुल्क जो लगाया गया है, वो क्या भारत को प्रभावित करता है या फिर भारत के लिए अवसर सृजित करता है। हम उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मेंस और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे और टॉपिक्स का अलग अलग डिस्कशन किया जाएगा। सो नाउ H1B वीज़ा, राइट। H1B वीज़ा ये क्या है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो गैर प्रवासी है, जो NRIs हैं, उन पे एक तरह से वो जो श्रमिक है उनके लिए ये वीज़ा जो है वो लगाया जाता है। और वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो इसकी जो शुल्क है वो 1 लाख कर दी गई है। अभी वर्तमान समय में इसकी जो शुल्क है, यानी कि इसकी शुल्क कम हुआ करती थी, अब 1 लाख जो है वो इसको शुल्क यानी कि अदा करेंगे, फिर आप जो है वो आपको अनुमति मिलेगी संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ व्यवसाय करने के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा था कि टैरिफ को लेकर कितना जो है वो एक तरह का विवाद रहा था। जैसे अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ 50% लगाना, ये कहीं ना कहीं उसकी नीतिगत ढांचा को तो प्रेजेंट करता है, लेकिन अन्य देशों के साथ जो है वो उसके रिश्ते को कहीं ना कहीं वो विवादित करता है, जिसका परिणाम ये देखने को मिला कि भारत जापान, चीन, रूस, इन जैसे देशों से अब वो एक तरफ से अपनी जो आपसी संबंध है वो बेहतर करने के प्रयास में है। लेकिन अभी हाल ही में एक और न्यूज आया था कि यूएसए में एक मिनिस्टर के द्वारा बोला गया था कि भारत और अमेरिका का जो संबंध रहा है, ऐतिहासिक संबंध, वो पुनः फिर उस पर समझौता होगा और फिर ये जो विवाद है वो धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो ट्रंप की पॉलिसी है, ट्रंप की पॉलिसी ने एक नया मोड़ लिया, दैट इज कॉल्ड कि अब जो गैर प्रवासी आ रहे हैं, अब गैर प्रवासी कहाँ से आएंगे? यू नो डैट कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा। और आपको पता है कि एशिया में 2 ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है, फर्स्ट चीन और सेकंड भारत। तो यहाँ से लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ से माइग्रेट करते हैं। लेकिन ये जो वीजा है ये मतलब अगर ठीक ठाक है, आप अगर पैसों के मामले में, देन आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बट नॉर्मल लोगों के लिए ये वीजा नहीं है। तो इसकी शुल्क जो है वो बढ़ा के 1 लाख कर दी गई है, ये अकॉर्डिंग टू ट्रम्प पॉलिसी। अब इसमें क्या होगा कि एक तरह से ये शुल्क बढ़ाने से जो गैर प्रवासी है उसकी संख्या डेफिनेटली कम होगी, क्योंकि 1 लाख लगा के अगर 1 ईयर के लिए या फिर 3 ईयर्स के लिए जो इसकी वैलिडिटी होती है, कुछ मामलों में इसका 6 ईयर भी वैलिडिटी होता है, तो उन मामलों में एक तरह से अगर उद्योगपति जाते हैं तो डेफिनेटली इसमें देखने को मिलेगा गिरावट, क्योंकि सारे लोग जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली अगर H1B वीजा पे शुल्क बढ़ा है तो इससे भारत के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो सबसे पहले कि जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप 3-4 पॉइंट्स में यहाँ पे दिखा सकते हैं, आप 3-4 पॉइंट्स में यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसे डायग्राम बना के। ओके, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इस क्षेत्र में जो युवा स्नातक जो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, खासकर अमेरिका जैसे देशों में, वहाँ पे जाके वहाँ की तकनीकी को ज़्यादा और वहाँ के नवाचार में ज़्यादा सहयोग स्थापित कर रहे हैं, तो भारत के लिए अवसर है कि भारत जो है वो एक तरह से जो माइग्रेट लोग करते हैं उन पे अंकुश लगा सकता है, यानी कि उनका बेनिफिट भारत चाहे तो ले सकता है। खासकर जो युवा और स्नातक जो स्तर के
जो लोग हैं अगर वो माइग्रेट करते हैं खासकर नवाचार और तकनीकी को लेकर अमेरिका जैसे देशों में, तो भारत उसका सहयोग ले सकता है। अर्थात यहाँ पे उसके द्वारा अगर उसको ज्यादा अगर एक तरह से देखा जाए कि प्रेफर करेगा अगर इंडियन गवर्नमेंट, तो ये वाला सिस्टम जो है वो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है? दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कम लागत पर बाजार का लाभ उठाना, बाजार का लाभ। भारत की जनसंख्या इतनी है कि उसको कैसे डोमिनेट करना है एंड कहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है ये भी डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि H1 वीजा अगर शुल्क बढ़ गया है, तो यहाँ पे भारत के लिए अवसर ये भी हो सकता है, जैसे भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो एक तरह से कम लागत पर जो भी यहाँ पे वस्तुएं बनेंगी एक तरह से उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, जिससे बाजार के संदर्भ में प्रॉफिट मिले, लाभ अर्जित हो। तो जनसंख्या का उपयोग यहाँ पे किया जा सकता है एक तरह से, राइट। तीसरा अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि नीतिगत समर्थन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ जैसे मान लीजिए कि भारत में बहुत सारे जैसे स्टार्टअप्स चल रहा है, राइट। यू नो डैट कि भारत पूरे विश्व का अगर देखा जाए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब जो है सेंटर बना है। तो स्टार्टअप्स के द्वारा जो है वो विभिन्न जो कंपनियां हैं खासकर जैसे फिनटेक हुआ, तो ऐसी कंपनियां जो है वो एक तरह से यूनिकॉर्न के संदर्भ में आ सकती है। तो ये आप एक और भी पॉइंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया हुआ, डिजिटल हुआ, स्टार्टअप इंडिया हुआ, ये जो सक्रिय रूप से इंडियन गवर्नमेंट्स के जो इनिशिएटिव चल रहे हैं खासकर उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से नीतिगत समर्थन का विस्तार करता है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या ले सकते हैं कि प्रौद्योगिकी को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान संदर्भ में क्या है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अगर देखा जाएगा तो खासकर भारत एक एशियन सिलिकॉन वैली के रूप में उभर सकता है। तो यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी एक तरह से देखा जाएगा तो अवसर प्रदान होगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो H1B वीजा लागू होने के पश्चात यानी कि इस पे शुल्क ज्यादा बढ़ाने के पश्चात भारत में यहाँ पे देखेंगे कि कई तरह से अवसर क्रिएट होते हैं। तो भारत में इस तरह के अवसर जो है वो क्रिएट हुए हैं और इससे बेनिफिट लिया जा सकता है, लेकिन इसके समक्ष चुनौतियां भी विद्यमान है, राइट। चुनौतियां क्या विद्यमान है उसको आप देखने का प्रयास करेंगे और एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाने होते हैं फ्रेंड्स, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपने ये ले लिया एक, ओके, तो आप इस तरह से डायग्राम को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चुनौतियों की बात करूं कि चुनौतियां क्या है, तो पहला तो चुनौती यही हो जाएगा, आईपीआर की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो एक तरह से बौद्धिक जो संपत्ति अधिकार होता है वो भारत के पास नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं एक तरह से देखेंगे कि कमजोर नींव की आवश्यकता पड़ती है। तो खासकर जैसे मान लीजिए कि वस्तु के पास अगर वस्तुओं के लिए आपके पास आईपीआर जैसे राइट्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए बाधा बन सकता है और डेफिनेटली देखा भी गया है। दूसरा हम यहाँ लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जो है वो काफी धीमी है। जैसे मान लीजिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रहा है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतर बनाए और साथ साथ लॉजिस्टिक, या फिर आप यहाँ ले सकते हैं लॉजिस्टिक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को अगर ज्यादा बेटर किया जाए तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाएगा कि वो भी भारत के जो नीतिगत समर्थन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो एक तरह से बाधा है, यानी कि चैलेंजेस है। लॉजिस्टिक तो डेफिनेटली चैलेंजेस है ही। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप यहाँ पे अलग पॉइंट्स यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, जैसे अवेयरनेस की बात करें, ठीक है। तो
एक तो यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से जो है वो विस्तार, अगर ग्रामीण क्षेत्र तक देखें तो वहां तक विस्तार जो है वो एक तरह से स्टार्टअप हब को लेकर अभी उतनी मात्रा में नहीं हुई है। हालांकि कहीं कहीं पे हो गया है, बट लिटरली देखा जाए तो अवेयरनेस यानी कि जागरूकता का अभाव है। तो जागरूकता जो है वो एक तरह का चैलेंजेज है। अगर लोगों से लोगों तक एक तरह से कनेक्टिविटी को स्थापित किया जाए तो ये डेफिनेटली जो है वो हो सकता है। तो ये भी चुनौती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट हो सकता है आपका राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आईपीआर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, लॉजिस्टिक हुआ, राइट। और एक और भी चुनौती है, जैसे भारत का जो जीडीपी है, ठीक है, तो भारत का जो जीडीपी है वो खासकर आप देखेंगे तकनीकी दृष्टि से देखेंगे आप यहाँ पे, यानी कि एक लिख सकते हैं तकनीकी अभाव, मतलब तकनीक का अभाव है। तो तकनीकी दृष्टि से देखेंगे तो एक तरह से ये भी भारत में टेक्नोलॉजी की हमेशा जो है वो समस्या रही है। अगर यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी अगर स्थापित होता है तो फिर देखा जाएगा कि खासकर स्टार्टअप जैसी कंपनियों को और भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन होगा। तो एक ये भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो संसाधन है, यानी कि अपर्याप्त संसाधन है, अपर्याप्त संसाधन, तो अपर्याप्त संसाधन होगा तो आप उतने ही मात्रा में जो है वो आप निवेश कर पाएंगे, उसका सदुपयोग भी करेंगे। तो ये भी एक समस्या देखा जाता है कि भारत वो अपने जीडीपी का जो है वो एक तरह से 0.7% व्यय करता है। कितना परसेंट? 0.7% एक तरह से व्यय करता है, खासकर तकनीक क्षेत्र में। तो ये भी एक तरह का जो है वो समस्या है। तो चैलेंजेज हमने देखा, अवसर देखा हमने, और फिर देखा कि H1 वीजा की जो शुल्क सीमा है वो बढ़ाने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर। तो अवसर क्रिएट तो होगा डेफिनेटली, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ चैलेंजेज है जिसको कि मतलब ये बाधा दे सकता है। इसके अलावा एक और चैलेंजेज हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जो क्षेत्रीय सहयोग है या फिर क्षेत्रीय संगठन की बात करें, राइट, तो दक्षिण जो एशियाई देश हैं उसमें कुछ कंट्री जैसे हैं जो तकनीकी में बाधा डाल सकते हैं, राइट। तो एक तरह से ये देखेंगे कि अगर क्षेत्रीय सहयोग बृहत मात्रा पे नहीं हुआ, दक्षिण एशियाई में सारे देशों का नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ये भी एक तरह का चैलेंजेज है, राइट। सो बेसिकली हमने ये जाना इस सेशन में कि H1 वीजा पे शुल्क जो बढ़ाया गया उससे भारत में अवसर क्रिएट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भारत में जो है वो चैलेंजेज भी उसके समक्ष विद्यमान है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको H1 वीजा जो है वो आपको समझ में आया होगा कि H1B वीजा पे शुल्क बढ़ाने पे भारत में किस तरह के अवसर क्रिएट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।